प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 और अध्याय का नाम क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत नाम है। ये पाठ का नाम है। इसमें हम आप लोगों के लिए 100 MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कितने? 100 MCQ क्वेश्चन लेकर के आए। ये जो क्लास 12 में और नीट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा फर्स्ट क्या बता रहा है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में बताया गया क्या, चार्ल्स डार्विन, सेकेंड नंबर में ग्रेगर मेंडल और सी नंबर में TH मॉर्गन, डी में लेमार्क। तो जो अनुवांशिक के जनक जो होता है लेमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ये 2 नंबर आप यानी कि जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी मटर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मटर पर जो है मेंडल ने अपने प्रयोग को जो है उस पर परीक्षण किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल जो आए उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया? 7 जोड़ी। कितने? 7 जोड़ी। ठीक, इस पर आप लोग टिक कर लीजिए। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है आगे का कि F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। ठीक, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो F1 पीढ़ी है मेल और फीमेल मिले, मतलब यह संकरण कराया गया। ठीक, X Y हो गया, मतलब यहाँ मेल हुआ और एक X हो गया। ठीक, इन दोनों से जो संतान की उत्पत्ति हुई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। तो इसमें पूछ रहा है कि F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी। अब ये शब्द आया, एक प्रभावी शब्द आया और एक अप्रभावी शब्द आया। कौन सा आया? एक प्रभावी आ गया और एक अप्रभावी। तो अप्रभावी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। कौन सा? अप्रभावी। अप्रभावी। अप्रभावी क्या होता है? तो अगर 2 लक्षणों के बीच में हम लोग संकरण करवाते हैं, ठीक, तो संकरण करवाने के बाद में आप लोग कुछ भी ले लीजिए, यानी कि एक लंबा है एक बौना है। ठीक, तो उसमें जब हम लोग संकरण करवाएंगे तो अगर जो बौनापन है, ठीक, कौन सा पन? बौनापन। बौनापन गायब हो जाए, वो दिखाई ना दे, उनसे जो संतान की उत्पत्ति हो तो केवल उसमें टाल ही हो, मतलब लंबे ही संतान की उत्पत्ति हो, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? अप्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब यही कि जो गायब हो जाता है लक्षण। ठीक, जो लक्षण गायब हो जाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। और जो लक्षण क्या होता है? दिखाई देने लगता है। जैसे पिताजी उनके लंबे थे तो जो संतान की उत्पत्ति हुई वो भी लंबा हुआ, तो उसे हम लोग बोल देंगे प्रभावी लक्षण है। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन हमने बताया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यानी कि इसमें बी प्रभावी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को करेक्ट मारना है क्या? बी ऑप्शन। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। वंशागत की मूल इकाई क्या है? इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वंशागत की मूल इकाई क्या है? तो वंशागत की मूल इकाई जो होती है वो जीन होती है। क्या होती है?
जीन होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मातारी बाप होते हैं उनसे संतान की जब उत्पत्ति होती है ना, तो कुछ ना कुछ पेरेंट्स का जो होता है उनके सन में, चिल्ड्रन में कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो लक्षण होता है, जैसे माँ यानी कि मदर जो है वो हल्का सांवली टाइप की है ना, तो उनकी संतान होगी वो भी सांवली टाइप की होगी, तो उनका लक्षण मिल रहा है। तो लक्षण किसके कारण ट्रांसफर उनके अंदर होता है? यही जीन होता है। क्या होता है? जीन। जीन के कारण ही बच्चों के अंदर जो लक्षण होते हैं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। टीटी जीनोटाइप कहलाता है, क्या बताया गया? टीटी जीनोटाइप कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, समयुग्मजी प्रभावी। ठीक, ये टीटी जीनोटाइप होता है। क्या होता है? टीटी जीनोटाइप। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। टीटी एक कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या बताएगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये पूछ रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप कहलाता है। ठीक, तो इसमें जो 7 नंबर है इसमें विषम युग्मजी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? विषम युग्मजी। अगर कैपिटल कैपिटल है, क्या बताएगा? अगर कैपिटल कैपिटल तो उसको सम कह देंगे, समयुग्मजी। और कैपिटल स्मॉल है तो हमारा हो जाएगा विषम युग्मजी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। एकल संकरण का फिनोटाइप का अनुपात होता है। तो एकल संकरण में भाई 4 ही जो लक्षण तो प्रकट होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं। जो जीन होते हैं, जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलील, एलील बोलते हैं। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, ये बी वाला एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। पृथक्करण का नियम किसने दिया? भाई मेंडल आए तो मेंडल ने 3 ही नियम तो दिए थे। कौन कौन सा? स्वतंत्र अभिवहन का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक बताया था जो होता है प्रभाविता का नियम बताया था। तो जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम को किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने। और मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कौन कौन से? एक बताया गया कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक स्वतंत्र अभिवहन का नियम दिया। किन्होंने? मेंडल ने दिया था। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। द्विसंकर संकरण का फेनोटाइप अनुपात, तो इसमें कराया जाता है जब द्विसंकर संकरण, तो इसमें ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मतलब 9:3:3:1 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ क्या बता रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। स्नैपड्रैगन, ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। किसका? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सह प्रभाविता का उदाहरण है, तो सह प्रभाविता का उदाहरण क्या होता है? एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण होता है? सह प्रभाविता का उदाहरण होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है? एबी रक्त समूह का जीनोटाइप है, तो एबी रक्त समूह का जीनोटाइप क्या होता है? इसका होता है क्या? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो होता है ऑप्शन
सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। एबीओ रक्त समूह में कुल कितने एलील होते हैं? ठीक, तो 15 नंबर में ये ऑप्शन बी 3 एलील होते हैं। मतलब ए बी ओ कितने होंगे? 3 एलील होते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बता रहा है? आगे के क्वेश्चन में गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि गुणसूत्र सिद्धांत को किसने दिया? तो गुणसूत्र सिद्धांत को सटन और बाबेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन और बाबेरी ने दिया था। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। ड्रोसोफिला पर आनुवांशिक अध्ययन किसने किया? तो आनुवांशिक अध्ययन किया था टी.एच. मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने। सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। लिंकेज का अर्थ है, तो लिंकेज का अर्थ यही होता है जीनों का साथ साथ वंशानुगमन। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। पुनर्संयोजन का मुख्य कारण, पुनर्संयोजन का मुख्य कारण, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा? सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या बताना है? पैकीटीन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण का प्रकार, तो मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो एक्स वाई से होता है। किससे होता है? एक्स वाई। तो इसमें एक्स वाई क्या है? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। मानव स्त्री का गुणसूत्र संगठन, स्त्री का, मानव के अंदर में जो स्त्री होती है, स्त्री का गुणसूत्र संगठन क्या होता है? तो स्त्री का गुणसूत्र संगठन होता है एक्स एक्स। ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। मानव पुरुष का गुणसूत्र संगठन क्या होता है? तो मानव पुरुष का गुणसूत्र संगठन एक्स वाई होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एस आर वाई जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है? जो एस आर वाई जीन जो होता है वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है? तो इसमें जो 24 नंबर है, इसमें हमारा ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। कौन से गुणसूत्र पर? वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। आगे के क्वेश्चन की तरफ, हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? तो इसमें आपको ऑप्शन बी करेक्ट मार देना है एकदम से कि एक्स लिंक्ड अप्रभावी। क्या बताना है? एक्स लिंक्ड अप्रभावी। बी ऑप्शन एकदम से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, एक्स लिंक्ड अप्रभावी। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो इसमें जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये रोग कौन सा? सिकल सेल एनीमिया जो होता है, जीन उत्परिवर्तन इसके अंदर होता है। जीन के अंदर तुरंत कौन सा रोग हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आगे का क्वेश्चन क्या बता रहा है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? तो इसमें ऑप्शन ये ऑटोसोमल अप्रभावी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या मारना निशान इसमें? ऑटोसोमल अप्रभावी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? फिनाइल कीटोनूरिया, इसको PKU भी कहते हैं ना, है। तो फिनाइल कीटोनूरिया क्या है?
फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल अप्रभावी है। इसमें हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की संख्या डाउन सिंड्रोम में कितनी हो जाएगी? तो डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र। अगर इन गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के अंदर हो गई, बढ़ गई, तो ये समझ लो कि डाउन सिंड्रोम रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? डाउन सिंड्रोम। और अगर डाउन सिंड्रोम रोग हो गया अब किसी के अंदर, मतलब वो जन्म लेते हैं बच्चे, उसके अंदर होता है, जन्म से ही होता है, गुणसूत्र बढ़ता है, तो अगर ये हुआ तो उसके ओठ भारी होंगे, गाल बाहर निकला रहेगा और अजीब टाइप का वो लगता है। ठीक है, उसकी आयु ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, 20 से 25 साल तक जो होती है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की आयु होती है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? और 47 हो जाती है। कितनी? 47 हो जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसामी है? ये क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 18वें जोड़े पर जो होता है हमारे 18वें पर ये 3 गुणसूत्र आकर के ठहर जाते हैं और इससे कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। 3 आ गए भाई, 2 होना चाहिए, जोड़ी में होता है, 3 आ गया तो तुरंत क्या हो जाएगा? 47। और 47 अगर हो गया तो तुरंत कौन सा रोग हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम रोग हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र संगठन, ये क्वेश्चन 32 नंबर आ गया। तो इसमें यक्सुओ होता है, यक्सुओ एकदम से करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र संगठन, 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें 33 नंबर में बी, XXY, क्लाइनफेल्टर में बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या बताना है? XXY होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? तो उत्परिवर्तन शब्द को सर्वप्रथम डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रीज ने दिया था। ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? जीन का स्थान कहलाता है, जीन का स्थान कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ये एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोकेज कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकेज कहलाता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। टेस्ट क्रॉस में संकरण किया जाता है, तो 36 नंबर में हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है। तो 37 में ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 1:1 होता है। फिर प्यूनेट स्क्वायर का विकास किसने किया? जो प्यूनेट स्क्वायर है, तो प्यूनेट स्क्वायर का विकास किसने किया था? रेजिनाल्ड पुनेट ने किया था। किसने किया था? रेजिनाल्ड पुनेट ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आनुवांशिक मानचित्रण का विकास किसने किया? 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर में हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, स्टर्टेवेंट ने किया था। किसने किया था? स्टर्टेवेंट ने किया था। एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। पुनर्संयोजन की इकाई है, तो इसमें सेंटीमार्गन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमार्गन करेक्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? 1% पुनर्संयोजन बराबर है 1 cm के, 1 सेंटीमीटर के। ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव में आप लोगों को पता ही होगा कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं।
सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की संख्या, मानव में ऑटोसोम की संख्या, तो ऑटोसोम जो होते हैं उनकी संख्या 44 होती है। इसको हम लोग ऑटोसोम को कायिक गुणसूत्र कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक गुणसूत्र। क्या बोल देंगे, कायिक गुणसूत्र। इंग्लिश में इसको ऑटोसोम कहते हैं और इसकी संख्या 44 होती है। शेष 2 बचता है, उसे एक्स वाई या एक्स एक्स कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र बोल देंगे। कौन सा गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र बोल देंगे। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या, तो मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2 होती है भाई, या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, ठीक, यही 2 होती है। अगर पुरुष है तो पुरुष के पास में एक्स वाई होता है, और अगर स्त्री होती है तो उसके पास में एक्स एक्स होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, ये बीओ रक्त समूह की खोज किसने की, ये बीओ रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट होगा, लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, वो रक्त समूह का जीनोटाइप है, तो 46 नंबर में ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, डबल आई, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, ये रक्त समूह का संभावित जीनोटाइप है, तो जो 47 नंबर है, तो 47 नंबर में ऑप्शन ये एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग, बी रक्त समूह का संभावित जीनोटाइप है, तो जो 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर में हमारा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, ये भी रक्त समूह में कौन सा प्रजनन उपस्थित होता है, तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी, मतलब दोनों, केवल ये केवल बी, तो ए बी रक्त समूह में ये बी वैसे ही मिल रहा है, ये भी क्या है, वैसे ही मिल रहा है, तो इसके मतलब ये और बी दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, तो वंशावली विश्लेषण का आनुवांशिक रोग के अध्ययन में किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे का क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का प्रकार है, तो 51 नंबर में हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, हेप्लो डाइप्लोडी डाई एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ, पक्षियों में लिंग निर्धारण का प्रकार है, तो इसमें जो 52 नंबर है इसमें हमारा ऑप्शन कौन, तो 52 नंबर में ऑप्शन में हमारा सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी एकदम से करेक्ट होगा, जेड डब्ल्यू और जेड जेड होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ, टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है, ठीक, 53 नंबर ऑप्शन आ गया, तो 53 नंबर में क्या बताया गया, टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है, टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, यक्स वो होता है, क्या होता है, यक्स वो होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, पुरुषों में बनने वाले शुक्राणु होते हैं, पुरुषों में बनने वाले शुक्राणु होते हैं, ठीक, तो शुक्राणु कहाँ पर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो 54 नंबर क्वेश्चन है, तो 54 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी एक्स या वाई पर, किस पर होते हैं, एक्स या वाई पर, ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। स्त्री में बनने वाले अंडाणु होते हैं, यानी कि जो 55 नंबर में हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, यक्स पर ही स्त्री में अंडाणु बनते हैं, किस पर बनते हैं, यक्स पर बनते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, माता पिता दोनों समान रूप से, पर्यावरण, तो जो 56 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें हमारा बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिता, मानव में लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये डिसाइड करता है पिता, आई पिता के पास में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ठीक। अगर पिता और माता के पास में एक्स एक्स होता है
अगर पिता ने वाई गुणसूत्र दिया, कौन सा गुणसूत्र? वाई, तो यक्स वाई इनका हो जाएगा, इसका मतलब लड़का बनेगा। ठीक। और अगर पिता ने यक्स दिया, और भाई माता के पास में केवल यक्स ही होता है ना, और कहाँ से वाई कहाँ से वो दे सकती है? अगर पिता ने यक्स दिया और माता के पास उसके पास भाई मजबूरी होती है, वो केवल यक्स ही दे सकती है, और पिता ने और माता ने दोनों ने एक्स यक्स दिया तो क्या होगा? लड़की। अब आज के समय में जब कोई स्त्री होती है, महिला होती है, केवल पुत्रियां ही जन्म देती हैं तो गांव समाज के लोग उनको ताना देते हैं, लेकिन उनको शायद यह नहीं पता होगा कि उसमें सारी गलती जो होती है पुरुष की होती है। ठीक, पुरुष की होती है, कुल गलती पुरुष की होती है। अगर पुरुष वाई गुणसूत्र देगा भाई तभी तो लड़का होगा। जब पुरुष अपना यक्स गुणसूत्र दे रहा है तो लड़की जाहिर सी बात ही होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। जीन की रासायनिक प्रकृति है, जीन की रासायनिक प्रकृति है, तो इसमें ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। डीएनए क्या है? डीएनए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। मेंडल ने कार्य का पुनः आविष्कार हुआ, मेंडल के कार्य का पुनः आविष्कार हुआ 1900 ईस्वी में हुआ था। कौन से ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंडल के कार्यों को पुनः खोजने वाले वैज्ञानिक में कौन शामिल नहीं था? तो 59 नंबर में डी, मार्गल नहीं शामिल थे। कौन नहीं शामिल थे? मार्गल नहीं शामिल थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण सिकल सेल एनीमिया होता है। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन की तरफ, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, थैलीसीमिया। कौन सा होगा? थैलीसीमिया एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होता है, क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होता है, इसमें हमारा ऑप्शन भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, इससे क्या होता है? आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मार्गन ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए? तो मार्गन ने अपने प्रयोगों को ड्रोसोफिला पर किए थे। किस पर किए थे? ड्रोसोफिला पर किए थे। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो ड्रोसोफिला में गुणसूत्र के 4 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? लिंकेज सर्वाधिक होता है जब जीन, ऑप्शन सी, पास पास हो। जब जीन पास पास होता है तो उस समय लिंकेज क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर दूसरे क्वेश्चन क्या बता रहा है? पुनर्संयोजन आवृत्ति मापती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, जीन दूरी नापती है। ठीक है, जो पुनर्संयोजन आवृत्ति होती है वो जीन की क्या करती है? दूरी को नापती है। इसको नापती है? दूरी को नापती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एबीओ रक्त समूह में अप्रभावी एलील है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, आई एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये आई ए और आई बी का संबंध है, तो इसमें ऑप्शन बी एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी, सहप्रभाविता से इसका संबंध होता है। किससे संबंध होता है इसका? सहप्रभाविता से संबंध होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ, समयुग्मजी अप्रभावी का उदाहरण है, इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं ना, तो इसमें समयुग्मजी अप्रभावी शब्द आ गया। कौन सा? अप्रभावी शब्द आ गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, स्मॉल टी। बैंक क्रॉस में संकरण किया जाता है,
तो इसमें हमारा ऑप्शन ये एफ इंटू किसी भी जनक से। आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, टेस्ट क्रॉस वास्तव में एक प्रकार का बैंक क्रॉस होता है। ऑप्शन ये इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो वंशावली विश्लेषण का उपयोग किस में किया जाता है? इसमें ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिक रोग पहचानने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है या देर से बनता है। ठीक है, अगर कहीं पर कट गया या चोट लग गया तो देखो, जो सही व्यक्ति होता है, अगर चोट लगा तो चोट लगने के बाद में कुछ दिन के बाद में या घंटा खाड़ के बाद में वहाँ पर पपड़ी टाइप का जम जाता है ना। और इस हीमोफीलिया अगर हो गया तो अगर चोट लग गया तो वहाँ पर जो रक्त का थक्का होता है वो थक्का नहीं बन पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा जो होता है निकलता रहता है ब्लड, इसमें जो हीमोफीलिया में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। वर्णांता में व्यक्ति सुन नहीं पाता, कुछ रंगों में अंतर नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, देख नहीं सकता। तो जो वर्णांधता होती है तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, वो रंग का पहचान नहीं कर पाता है। अगर वर्णांधता वाले व्यक्ति को इसीलिए क्या किया जाता है, रेलवे में उनको नौकरी नहीं दिया जाता है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को। आनुवांशिक विविधता का प्रमुख कारण है। दूसरा क्वेश्चन में बताया गया कि आनुवांशिक विविधता का प्रमुख कारण है, तो इसमें ऑप्शन भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हमारा हो जाएगा। कौन सा? क्रॉसिंग ओवर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एबीओ रक्त समूह की खोज किसने किया? एबीओ रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन बी लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? लैंडस्टीनर ने किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मानव रक्त समूहों की संख्या कितनी होती है? इसको तो आप लोगों को पता ही होगा, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये भी रक्त समूह वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इसमें 78 नंबर में इसमें हमारा ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, वो रक्त समूह वाला व्यक्ति कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो वो रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वो सभी को अपना रक्त को क्या कर सकता है? दान दे सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आरएच कारक की खोज किसने किया? तो आरएच कारक की खोज हमारे जो वैज्ञानिक कौन से थे? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने और बीनर ने किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आरएच व्यक्ति में कौन सा प्रजनन पाया जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, डी प्रतिजन पाया जाता है। कौन सा? डी प्रतिजन पाया जाता है। आरएच व्यक्ति में 82 नंबर क्वेश्चन में बी डी प्रतिजन अनुपस्थित होता है। आरएच माइनस में क्या होता है? डी प्रतिजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटनेस किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी आरएच असंगति से संबंधित है। फिर आनुवांशिक रोगों का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? वंशावली विश्लेषण। तो इसमें जो 84 नंबर क्वेश्चन है इसमें ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, वंशावली विश्लेषण से किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? गुणसूत्र का अध्ययन कहलाता है। अब ये गुणसूत्र का अध्ययन जो होता है कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोटाइपिंग, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र दशा है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र दशा है।
ट्राइसामी। क्या बताना है? ट्राइसामी बताना है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण। तो टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण क्या होता है? मोनोसामी होता है। क्या होता है? मोनोसामी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का उदाहरण। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का उदाहरण ट्राइसामी होता है। क्या होता है? ट्राइसामी होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्रीय विपथन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय विपथन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था? इसको तो आप लोग को पता ही होगा। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। जीन स्थित होता है गुणसूत्र पर, राइबोसोम पर, माइटोकांड्रिया पर, कोशिका भित्ति पर। तो जो जीन होता है, जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है? गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम है ना। ये एकदम से भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे, मेंडल का द्वितीयक नियम क्या है? 93 क्वेश्चन है। तो द्वितीयक नियम है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। आगे क्वेश्चन में, मेंडल का तृतीयक नियम का स्वतंत्र विवहन का नियम है। ऑप्शन ये 94 में एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर स्वतंत्र विवहन का नियम लागू होता है तो वहाँ 2 या अधिक जीनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? 2 या अधिक जीनों पर लागू होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ, पुनर्संयोजन का प्रतिशत जितना अधिक होता है तो 96 में 96 ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट होगा। जीन उतने दूर होंगे। दूसरा क्वेश्चन, आनुवांशिक विविधता का मुख्य स्रोत है। तो आनुवांशिक विविधता का मुख्य स्रोत क्रॉसिंग ओवर है। क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। दूसरा क्वेश्चन, वंशागत का इकाई है। तो वंशागत का इकाई क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। ऑप्शन ये एकदम से हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकी के जनक हैं। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है इसमें? ग्रेगर मेंडल हैं। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज किया था ना। अध्याय 5 का मुख्य विषय वंशागत एवं विविधता। यही तो पढ़ रहे हो आप लोग। क्या पढ़ रहे हो? वंशागत एवं विविधता पढ़ रहे हो ना। तो ये आज का जो वीडियो हमारा है ये समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को 100 MCQ क्वेश्चन हमने दिया पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, हम लोगों का हौसला और बढ़ता है और प्रयास करते हैं कि अच्छा सा अच्छा आप लोगों को लाएं टॉपिक और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।